everyone. Very good morning to all of you. You need Good to morning, sir. confirm. Okay, great. So, am I audible and the screen is visible? So, if at all any issue, let me know. Otherwise, we can proceed for the next lecture. और नया चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी काइनेमेटिक्स. जिसको आपने पहले कभी मोशन नाम से पढ़ा होगा. नाइन्थ और 10th में. ओके. सो काइनेमेटिक्स क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. आप ये समझ सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. यहाँ से आगे स्टार्ट होगा. इससे पहले जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. लेकिन वो डायरेक्टली फिजिक्स से इन्वॉल्व नहीं है. वो कुछ बेसिक्स हैं, कुछ मैथ्स थे, कुछ जनरल रूल्स को लेकर के मेजरमेंट कैसे करना होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, वो सारी बातें थी. अब आपको क्वांटिटीज के बारे में पता चलेगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी आप स्टडी करोगे, डेफिनेशंस आएंगी. आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन एग्जैक्टली समझनी है कि उसका क्या मीनिंग होता है. नो मैटर आप उससे पहले क्या जानते हो या कुछ भी नहीं जानते हो. सो जैसे अभी बेसिक डेफिनेशंस आएंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आगे चल करके डेफिनेशंस आते रहेंगे. सो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो, आपको अटमोस्ट फोकस देना है और समझना है कि उसकी क्या मीनिंग है और उसको हम रियल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं और उसकी डेफिनेशन से लिंक करने की कोशिश करनी है. उसके बेसिस पे बाद में कुछ फॉर्मुलेशन बनेंगे, फॉर्मूला बनेंगे और पर क्वेश्चन आएगा. एक बार आपको क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आगे चलकर क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि हम उनको आसानी से लिंक कर सकते हैं. फिजिक्स में आप देखोगे कि हम लोग बहुत एक लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे. पहले हम लोग पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे कि पार्टिकल कैसा होता है, फिर पार्टिकल के कलेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर बॉडीज के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात स्टडी करेंगे, फिर फ्लूइड लिक्विड्स के बारे में, गैसेस के बारे में, जितने भी मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल फिनोमेनाज आपको दिखते हैं धीरे धीरे उनको कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो आइडिया इसकी अगर आप स्टार्टिंग से ही सारे पॉइंट्स को समझते जाएंगे तो ओवरऑल पिक्चर आपके लिए बहुत आसान बनेगी. और एक बार आपका वो साइंटिफिक सेंस डेवलप हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में सेंस, कॉमन सेंस लगा करके हम दे देते हैं. बट मेक श्योर कि आपका कॉमन सेंस प्रॉपर सेंस है जो कि साइंस से मैच करता है, किसी इंट्यूशन बेस्ड नहीं है और कोई आर्बिट्री कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है. सो अगर हम लोग ये बात करें कि काइनेमेटिक्स, ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो हम लोग इसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. सो काइनेमेटिक्स वैसा बोल सकते हैं, इट इज branch of physics or science you can say in which motion of objects, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब होगा पार्टिकल से होगा. दैट मीन्स उनका साइज निग्लिजिबल होगा. साइज के बारे में हम लोग फोकस नहीं करेंगे बट ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे एज लाइक अ पॉइंट. सो फिजिक्स का ये वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, इन विच मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड without focusing or worrying about the cause behind that motion. सो काइनेमेटिक्स उस पोर्शन को बोलेंगे जिसमें मोशन क्यों हो रहा है ये हमारा कंसर्न नहीं है, मोशन कैसे हो रहा है दैट इज द फोकस एरिया. सो हाउ मोशन इज टेकिंग प्लेस दैट इज बीइंग डिस्कस्ड और स्टडीड और डिस्क्राइब्ड इन काइनेमेटिक्स. व्हाई मोशन इज टेकिंग प्लेस, that will be studied in the next chapter, that's called Newton's laws of motion or dynamics you can call that.
एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ ऐसा बोलेंगे, लेट से ये एक रेफरेंस प्लेन है और जिसको आप ग्राउंड कह सकते हो। कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। जो ऑब्जर्व कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। सो काइनेमेटिक्स में हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ने वाली है जो हमको इन्फॉर्मेशन देने वाला है। दूसरा, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। सो अगर इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो मूव करने का मतलब होगा वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। सो लेट्स से एट इक्वल टू 0 टाइम पर ये ए लोकेशन पर था, फिर टाइम बढ़ा। टाइम क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है, आप जानते हो। और लेट्स से कि कुछ समय के बाद जो टाइम हुआ उसको हम टी से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ये बी लोकेशन पे पहुंच गया। सो इन केस ये टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज किया, इसका मतलब है कि हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। यस, इसी को आगे चल करके हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देंगे। तो पॉइंट इज कि अगर किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदलता है तो उसको हम बोलते हैं वो मोशन हो रहा है। अब अपने को ये पढ़ना है कि ये मोशन कैसे हो रहा है। दैट मीन्स हाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर। हाउ, that means at what time, where it was, at what time, what was the displacement, at what time its velocity, what was its velocity, how much acceleration it carried। ये जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग इस बारे में बिल्कुल कंसर्न नहीं करेंगे कि ये चला क्यों। दैट मीन्स किसने इसको पुश किया या किसने इसको खींचा। ये सारे बातों के बारे में हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। कैसे चला ये अपने को ध्यान देना है। क्यों चला वो अपना प्रॉब्लम नहीं है। So that is called description of motion and that is focus area of kinematics। आपने इस एग्जांपल से एक बात समझी कि इस एग्जांपल से अपने को ये पता चला किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ऑब्जर्वर का होना जरूरी है और टाइम का होना जरूरी है और पोजीशंस का होना जरूरी है। सो टाइम के किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पोजीशन चेंज होता है तो उसको मोशन कहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट टी टाइम पर भी यही रहता है, अगले टाइम पर भी यही रहता है, अपना पोजीशन नहीं चेंज करता, तो ऑब्जर्वर कहता है ये मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब वो रेस्ट पर है। सो बेसिक चीज में हम लोग को ये समझना है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, कौन कौन से पैरामीटर्स रोल प्ले करते हैं। सो आपको पता चलेगा एक टाइम रोल प्ले करता है, पोजीशन रोल प्ले करता है और ऑब्जर्वर रोल प्ले करता है। इन तीनों के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर मोशन पर है। सो नेक्स्ट और बेसिक हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। सो लैंग्वेज कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, तो जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि अगर सपोज के लिए हम कार के बारे में स्टडी करते हैं तो कार हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। बॉल के बारे में स्टडी करते हैं, बॉल हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। सो ऑब्जेक्ट एक ब्रॉडर टर्म है और जो सब जिसके बारे में स्टडी करेंगे उसको हम ऑब्जेक्ट नाम से बुलाएंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज, और ऐसा लिखते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। पोजीशन मतलब जहां पर लोकेटेड है वो लोकेशन को चेंज नहीं करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। Observer can be any person or can be anything that observes। Like आज के टाइम पे हमारे पास कैमरे होते हैं, हमारे पास डिवाइसेस होती है जो ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं। जैसे सैटेलाइट भी एक ऑब्जर्वर हो गया है और ड्रोन्स आते हैं वो भी एक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। सो एनीथिंग कैन बी दैट। सो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, सो दोनों के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज होना चाहिए एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन the object is said to be
in a state of rest with respect to that observer. इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? उसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। वो सभी के लिए रेस्ट पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो रेस्ट और मोशन जो होता है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास आपके सामने जो लैपटॉप रखा है या फिर डेस्कटॉप रखा है, वो आपको रेस्ट पे नजर आ रहा है, क्योंकि आप टाइम के साथ देखोगे तो वहीं पे मिलेगा जहां पर आपने ऑब्जर्व किया। जैसे अभी आप देखो, एक सेकंड बाद फिर वही मिलेगा, अगले सेकंड बाद भी वही, अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा। दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू यू दैट इज एट रेस्ट। बट अगर इमेजिन करो कोई पर्सन मून से ऑब्जर्व कर रहा होता है, मार्स से ऑब्जर्व कर रहा होता है, या सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर रहा होता है, और तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन पे नजर आएगा। तो मोशन पे नजर आएगा यानी वो पोजीशन चेंज करता हुआ नजर आएगा। सो पॉइंट इज कि कोई भी स्टेट होता है, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो, वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। सो ऑब्जर्वर का रोल इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, सो रेस्ट और मोशन ये सारे रिलेटिव होने वाले हैं, वहीं से अपना रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट आएगा। देन वी कैन डिफाइन स्टेट ऑफ मोशन। इस डेफिनेशन को आप खुद ही लिख सकते हो, इसी को कॉपी कर लो। तो हम बोलेंगे कि if an object changes its position with respect to time and observer, then it is said to be in the state of motion. तो position change करेगा, then it will become state of motion. If position changes, मैं short में लिख रहा हूँ, then it is state of motion. मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा अगर आपको लिखना है तो ऊपर वाला कॉपी कीजिए स्टेटमेंट, और डज नॉट चेंज को चेंजेस में कन्वर्ट कर लीजिए। Again, with respect to an observer, with respect to time. So over the time, with respect to an observer, it must change its position. If it is changing the position, we will call it state of motion. जैसे आप रोड पे खड़े हो, कोई कार आती है, तो एक सेकंड पर आपको एक लोकेशन पे नजर आएगी, नेक्स्ट मोमेंट पर आपको अगले लोकेशन पे नजर आएगी, अगर आप रोड पे खड़े होकर के वॉच करते हो। इसका मतलब दैट इज मूविंग, दैट मीन्स दैट इज स्टेट ऑफ मोशन। वो आपके लिए मूविंग हो सकता है, कार के अंदर बैठा हुआ बंदे के लिए वो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि कार के अंदर की चीजें उसको रेस्ट पे नजर आने वाली है। एनीवे, सो दैट इज रिलेटिव। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि स्टेट जो रेस्ट हो या मोशन हो, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। सो कोई भी मोशन जो है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, but it depends on the observer. और अगर ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, इसी को हम लोग रिलेटिव मोशन के नाम से जानते हैं। तो मोशन इज रिलेटिव। इसी को कंक्लूड करके ऐसा भी लिखा जा सकता है कि मोशन इज रिलेटिव। किसके रिलेटिवली बात कर रहे हो, यानी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ये मैटर करेगा। ओके, आपने कॉमन सेंस कई बार ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकल लाइफ में। आप ट्रेन पे बैठ के जाते हो, ट्रेन पर अगर आप बाहर देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपको ऐसा अपीयर होता है लाइक कि जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है वो पीछे जा रहे हैं, और आपको लगता है कि ट्रेन में बैठे हुए सारे पैसेंजर्स जो है वो रेस्ट पर है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो परफेक्ट है। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म मूविंग है। सो कई बार आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे आप खड़े होते हो और आपके बगल वाली कार या ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है। या फिर ऐसा देख लो कि स्टेशन पे खड़े हुए पैसेंजर्स जो होते हैं वो आपको लगता है वो बैक साइड जाना स्टार्ट कर दिए। सो दिस ऑल ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट ऑब्जर्वेशंस। तो इन ऑब्जर्वेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिफरेंस इज कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनके अलग अलग है, ऑब्जर्वर अलग अलग है। तो हमने को ये देखना होगा कि कौन सा ऑब्जर्वर क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमको हैंडल करना पड़ेगा, और सभी ऑब्जर्वर के जो ऑब्जर्वेशंस है वो करेक्ट माने जाएंगे। ओके,
आपने कुछ लिखा है, कैन द ऑब्जर्वर बी इन मोशन व्हाइल ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट? ऑफ कोर्स दे कैन, लाइक ट्रेन इज मूविंग सो ऑब्जर्वर इज मूविंग, यू आर ऑन अ प्लेन। प्लेन पर आप अगर जा रहे हो तो प्लेन इज मूविंग, दैट मीन्स ऑब्जर्वर इज मूविंग। तो ऑब्जर्वर का मतलब हुआ और किस प्लेटफॉर्म पर है, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक और मैं बात बोल देता हूँ कि लाइक हमको जब आप ट्रेन पे जाते हो आपको ट्रेन ऐसे अपीयर करता है मूव करना, जब आप बाहर देखो, सपोज के लिए क्लोज कंपार्टमेंट पे हो आप ट्रेन पर और एक स्मूथ ट्रैक पे ट्रेन चल रहा है, कोई जर्क और कोई आपको वाइब्रेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ट्रेन चल रहा है या नहीं। कई बार आपने देखा होगा आपको पता ही नहीं चलता है ट्रेन खड़ा है या चल रहा है। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म में हैं और वो प्लेटफॉर्म मतलब किसी रेफरेंस पर हैं और अगर हमको बाहर की चीजें नहीं दिख रही हैं तो हम बता नहीं पाएंगे हमारा रेफरेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो। फिर आप क्या करते हो, विंडो खोल करके बाहर देखते हो, जब बाहर देखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट पीछे हुए जाते हुए नजर आती हैं। फिर आपको समझ में आ जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ दिस। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी प्लेन पर आप जब जाओगे तो ऑब्जर्व करना नेक्स्ट टाइम कि जब वो क्लाउड्स के ऊपर होता है ना, वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है, बट वहां पे सराउंडिंग में कुछ दिखता नहीं है आपको, तो आपको ऐसा अपीयर करता है ये तो खड़ा हुआ है, ये तो चल ही नहीं रहा, नथिंग इज मूविंग। तो पॉइंट इज कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने मोशन के बारे में, वो सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट से हमको पता चलता है। जैसे अर्थ मूव करता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अर्थ मूव करता है, वी आर अनेबल टू एक्सपीरियंस कि अर्थ रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं सारे ऑब्जेक्ट अर्थ पे पाए जाते हैं और हमको लगता है सब कुछ रेस्ट पर है, लेकिन जब आप बाहर से देखोगे तो आपको पता है कि अर्थ रोटेट करता है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं हमके हमारे ऑब्जर्वेशंस में, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसी प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं होगी, दैट मीन्स सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और सभी मोशन कैसे होते हैं, रिलेटिव होते हैं, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। ऑब्जर्वर को हम बार बार ना बोल करके टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शॉर्ट में उसको हम लोग फ्रेम बोल देंगे। तो फ्रेम का मतलब हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से ऑब्जर्वर खड़ा होकर के ऑब्जेक्ट्स को वॉच कर रहा होता है। सो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ प्लेटफॉर्म from where an observer observes the object। किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर कहाँ पर है, उस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि अगर आप कार को ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राउंड पे खड़े हुए हो, तो आप ग्राउंड आपके लिए प्लेटफॉर्म हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर आप ट्रेन पर बैठ करके कुछ चीज को ऑब्जर्व करते हो तो ट्रेन इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। In case you are on the plane, the plane is a frame of reference. If you are on the moon, then moon is a frame of reference. So observer जहां पर होता है वही उसका frame of reference होता है। जैसे आप लिफ्ट पर हो तो लिफ्ट becomes frame of reference. Okay. So जो ये frame of reference होता है ये फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। So we need to know who is observing. That means from where the person is observing. उसका अपना रोल रहेगा, क्या रोल रहेगा हम लोग आगे समझेंगे। तो ये नोट कर लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे लिए जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म रहेगा अर्थ, क्योंकि हम लोग सभी लोग अर्थ पे पाए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन और ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलेशन अर्थ पे पाया जाता है। तो इन केस नथिंग इज सैड, जैसे ऐसा बोलेगा कि अ कार इज मूविंग, ऐसा स्टेटमेंट मिला, अ कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्टेटमेंट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है एक कार 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, हु सेज सो? क्या कार का ड्राइवर बोल रहा है? कार का ड्राइवर तो कार को रेस्ट पे पाएगा क्योंकि कार का ड्राइवर कार के साथ चल रहा है, या फिर कार में बैठा हुआ पैसेंजर, फॉरगेट अबाउट स्पीडोमीटर की वो देख पा रहे हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किसी पर्सन ने दिया होगा या किसी डिवाइस ने दिया होगा।
तो ये कहाँ पर डिवाइस है? क्या वो मून से ऑब्जर्व कर रहा है, या मार्स से ऑब्जर्व कर रहा है, या किसी प्लेन से ऑब्जर्व कर रहा है, या किसी ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहा है? कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इस यहाँ पर एक चीज इनहेरेंट है कि दिस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय समवन ऑन द ग्राउंड। दैट मीन्स हम ऐसा बोलेंगे, इसका कंक्लूजन ये निकलेगा, वेलोसिटी और स्पीड इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्राउंड। इसका मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अर्थ। क्योंकि वो बार बार ऐसा नहीं बोलेगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जा रहा है, क्योंकि दैट इज सो ऑब्वियस, एवरीथिंग अकर्स इन द अर्थ फॉर अस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? सो अगर इसको बोलेगा, बोलना होगा कि प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेन और एज सीन फ्रॉम द प्लेन। इफ नथिंग इज रिटन, दैट मीन्स एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड और अर्थ। सो अर्थ हमारे लिए कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहने वाला है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। और कुछ ऑब्जर्वेशंस किसी और प्लेटफॉर्म से आएंगे तो उसको हम लोग कैच करेंगे। अभी मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। आगे चल करके हम इसको लिखेंगे ऐसे कि वेलोसिटी ऑफ कार और स्पीड ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो नोटेशन कुछ इस तरह से बनेंगे, जहां पर ये मतलब है स्पीड, v का मतलब हुआ स्पीड, c का मतलब हुआ ऑफ कार, और दूसरा लेटर भी लिखना होता है जो बताता है विद रिस्पेक्ट टू ई फॉर अर्थ। तो जब इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, यस, कि कौन ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, और कितना स्पीड या वैल्यू बता रहा है। तो ये रिलेटिव होगा, ग्राउंड हो गया या अर्थ हो गया। ओके, ये बेसिक है, आपने सबने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इनकेस अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो। आपने लिखा है इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज अ करेक्ट टर्म इन दिस केस। हाँ, इसी को हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। तो जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मोशन इज रिलेटिव। इसके बाद एक दूसरा थ्योरी बताएगा जिसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो आइंस्टाइन का थ्योरी है। वो हमारे डे टू डे लाइफ पे उतना ज्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट वो बहुत ब्रॉड है। और जो अपना डे टू डे लाइफ का फिजिक्स है, जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ोगे, इसको क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं और न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूटन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मोस्टली। और ये जो है वो आइंस्टाइन की थ्योरी का एक सबसेट है। आइंस्टाइन थ्योरी इज अ बिगर। सो वो जो आप पढ़ोगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा, बट उसको पढ़ने से पहले अपने को बेसिक समझने का, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ने का। आपने लिखा है एज जनरल रिलेटिविटी इज फॉर फोर्स ऑफ नेचर इन अकॉर्डेंस विद द ग्रेविटी इन्फ्लुएंस, यस, सो दैट्स रिलेटेड टू द न्यूटन। स्पेशल थ्योरी में सारा कुछ आता है, तो आप ऐसे समझोगे स्पेशल थ्योरी इज अ ब्रॉडर थिंग, उसका छोटा सा वर्जन जनरल थ्योरी टाइप की स्टोरी है। उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे जैसे ही आप धीरे धीरे चीजें समझते रहेंगे। अभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आना चाहिए। एक बार आप ये समझते हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में लर्न करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस। बिलीव मी कि कई बार एग्जाम में, आईटी जैसे एग्जाम में भी बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और अपने को उनका आंसर प्रॉपरली देना होता है। सो अगर कोई भी आपने अभी तक लर्न किया है, कुछ भी लर्न किया है, तो उसको एक बार टैली कर लो जो यहाँ पे हम बताने वाले हैं, और फिर उसको प्रॉपर वे पे याद रखो। बेसिक डेफिनेशन में काइनेमेटिक्स में हमको जो जरूरत पड़ती है, जैसे कि पहली डेफिनेशन अपने को लगेगी डिस्प्लेसमेंट। कई बार वो टर्म यूज करेगा डिस्प्लेसमेंट, हालांकि हम लोगों ने वेक्टर में यूज किया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एग्जैक्टली वही है। सो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बोलेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो पोजीशन चेंज करेगा, तो आपको पता करना है कितना दूर गया, यानी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, वही डेफिनेशन हम लोग लर्न करने वाले हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज इट इज द smallest or shortest length between
initial and final positions. So ये लेंथ होता है, कौन सा लेंथ होता है? स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। कहाँ कहाँ पर? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस में। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा सो आपको उसका इनिशियल पोजीशन दिया जाएगा, उसका फाइनल पोजीशन दिया जाएगा। दोनों पोजीशन के बीच का जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, उस लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलने वाले हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन के बारे में लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसको थोड़ा सा लेंथी लिखा है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको दोनों क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझना है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा स्मॉलेस्ट लेंथ को इंडिकेट कर रहा होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब कभी हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन जरूर बताएंगे, क्योंकि हमको पता है कि वेक्टर्स को डायरेक्शन के साथ बताना होता है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो हम लोग जब भी किसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसका यूनिट समझेंगे, लिखेंगे, सो दैट कि हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर चलता रहेगा। वेक्टर है, स्केलर है, ये भी समझेंगे और लिखेंगे, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि इसमें कौन सी मैथ्स यूज करनी है, वेक्टर वाली मैथ्स यूज करनी है या फिर स्केलर वाली मैथ्स यूज करनी है, और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो ये अपने लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेट्स से कि अगर आपका ऑब्जेक्ट लेट्स से ए पोजीशन पर था और चलता हुआ कुछ ऐसा गया, इसका पाथ है, बी पर पहुंच गया। सो ए से जो बी गया है ना, ये उसका ट्रेजेक्ट्री या पाथ बताएगा किस तरह से गया है ऑब्जेक्ट। हमारे लिए ये पाथ मैटर नहीं करेगा कैसे गया है, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैटर करेगा? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बोलता है। इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, सो यहां से लेकर के यहां तक का ये शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है वो शॉर्टेस्ट होता है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं, और ये वेक्टर होगा तो ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ इसको एरो लगाएंगे। सो ये हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। जनरली इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से इंडिकेट कर देते हैं। सो आर इज गोइंग टू बी ए टू बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ यू रिमेंबर दी वेक्टर लेक्चर, तो उसमें जब डिस्प्लेसमेंट बोला होगा तो यही बोला होगा, ए लोकेशन से बी लोकेशन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉपी कर लीजिए। इससे कई सारे कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर कोई मोशन हुआ, एक ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट, और कई सारे अगर ऑब्जेक्ट भी चले तो अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकते हैं। अगर अलग अलग पाथ को फॉलो भी कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल नॉट चेंज। So displacement does not depend on the path. It cannot tell you how the object has reached there, what path it has followed. It will never be able to tell you. But what it will be able to tell you कि कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा, उसके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या था ये बताएं। जैसे कि अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करता है औरंगाबाद से और लेट से दिल्ली पे लैंड करता है, तो वो ऊपर से मूव करके गया होगा स्काई पाथ से। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट उसके पाथ को मेजर नहीं करेगा, बल्कि इट इज गोइंग टू मेजर द लोकेशन ऑफ द औरंगाबाद एयरपोर्ट एंड द लोकेशन ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू। सो displacement is unable to tell you what the path it followed. It is able to tell you what is the shortest length between the two points. जनरली हम अपनी डेफिनेशन में लेंथ वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस एक दूसरी क्वांटिटी है, उसके बारे में लोग आगे बात करेंगे। लूज सेंस में चलता है बट एग्जैक्ट सेंस में नहीं। सो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा डेफिनेशन पे आते हैं।
दूसरा डेफिनेशन जो अपने को लगेगा वो डिस्टेंस लगेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आर लेटर यूज किया है, तो कई बार हम लोग और भी लेटर अलग अलग यूज कर सकते हैं, एक्स यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर सकते हैं, जेड यूज कर सकते हैं, चलता है। डिस्टेंस के लिए जो जनरली हम लोग लेटर यूज करते हैं, कई बार एस यूज कर लेते हैं, कई बार एक्स यूज कर लेते हैं, वाई यूज कर लेते हैं, इस तरह का लेटर यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं। जनरली आर डिस्प्लेसमेंट के लिए रहता है। तो इसके सिंबल हो गए। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होती है कुछ इस तरह से, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed by the object. So if any object is doing a motion or going from one point to another point, so we need to see what is the actual path it is following. उस एक्चुअल पाथ का लेंथ कितना है वो अपने को पता करना होता है। तो ये भी लेंथ मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ मेजर करता है, बट ये एक्चुअल पाथ की लेंथ मेजर करता है, वो शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट लेंथ की बात कर रहा होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इसके लिए आपको स्केलर अलजेब्रा यूज करनी है, वेक्टर नहीं। डायरेक्शन बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मोर ओवर इसका यूनिट देखोगे तो ऐसा यूनिट हो जाएगा, सेम एज मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट मीटर हो जाता है। तो ये एक्चुअल पाथ को, लेंथ को मेजर करेगा, और डिस्प्लेसमेंट आपको शॉर्टेस्ट पाथ को मेजर करेगा। पॉपुलर एग्जांपल है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए लोकेशन से चलती है और इस पाथ को फॉलो करते हुए बी लोकेशन तक पहुंच जाती है। सेमी सर्कल दिया गया आपको, और इस सेमी सर्कल का अपना एक रेडियस होगा। लेट्स इसका रेडियस कैपिटल आर है। आपसे पूछता है कि बताइए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट goes from A to B, then find number 1 distance covered। So अपने को ये पता करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है। सो अब बोलोगे ये जो एक्चुअल पाथ है इसकी लेंथ आपको पता करनी है। तो जनरली वो आपको ऐसा ज्योमेट्री देगा जिसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सको। ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसा कुछ देता तो आप उसकी वैल्यू नहीं बता पाते, क्योंकि उसकी एक्चुअल लेंथ मेजर करना आपके लिए चैलेंजिंग होता है। तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ आप पता कर लेते हो, आर्क पेरीमीटर। तो कैन वी से डिस्टेंस कवर्ड इज गोइंग टू बी इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और टोटल होता है 2 पाई आर, उसका हाफ कर दो तो ये पाई आर हो जाएगा। और आप कैसे भी याद रख सकते हो, सो पाई आर यूनिट के बराबर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? दूसरा हम क्या पूछने वाले हैं? दूसरा डिस्प्लेसमेंट। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर के बराबर होगा। वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से अलग अलग बोल देते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए बी का मतलब होगा आर प्लस आर, क्योंकि वो डायमीटर है तो 2r हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ट्वाइस आर, और डायरेक्शन ये तो होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या बोलेंगे? डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, और आप ऐसा बोल सकते हो टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स राइट और व्हाटएवर, बट जरूर आपको डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो डिस्प्लेसमेंट अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि वो वेक्टर है। सो डिस्टेंस बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है। अच्छा, कोई अगर आपसे ऐसा बोलता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होता है,
सिंपल सा स्टेटमेंट ऐसा है, विच वन इज बिगर बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को समझना है कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, आप जो आंसर देने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ, वो करेक्ट है काफी हद तक, बट 100% करेक्ट नहीं है। पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर नंबर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा जो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर क्वांटिटी है। कभी भी हम लोग स्केलर और वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इस तरह से जनरल स्टेटमेंट दिया हो, उसका ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शन देख करके हम बात करेंगे, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी मस्ट से दैट वी कैन नॉट कंपेयर डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट because distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Moreover, we have understood कि vectors cannot be compared. अगर दो वेक्टर होते हैं तो कंपेयर नहीं कर सकते। इन केस अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन किस पे किया जा सकता है? मैग्नीट्यूड्स में कंपेयर करना चाहिए। तो आपको फिर ये देखना होगा या ऐसा बोलना होगा कि वी कैन नॉट कंपेयर डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट। यस, वी कैन कंपेयर डिस्टेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखोगे कि अगर वो आपको ट्रैप करना चाहेगा तो ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है और एक ऑप्शन देगा वी कांट कंपेयर, सो वी मस्ट गो विद द ऑप्शन वी कांट कंपेयर, अगर वो मैग्नीट्यूड वर्ड यूज नहीं करता है तो। अगर मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करता है देन वी कैन डेफिनेटली कंपेयर, क्योंकि मैग्नीट्यूड बनने के बाद एक नंबर होता है और डिस्टेंस भी एक नंबर होता है, दो नंबर कैन बी कंपेयर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने जो बोला मैं समझ रहा हूँ आपकी इंट्यूशन क्या है, बट एग्जाम वाला नहीं समझेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि उसके लैंग्वेज को समझने का और इस पॉइंट को याद रखने का कि वी कैन नॉट कंपेयर डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वी कैन नॉट कंपेयर, सो वी कांट से विच वन इज बिगर विच इज नॉट। नट सेल में हम लोग क्या याद रख सकते हैं? ये याद रख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट वी कैन रिमेंबर। So distance is going to be greater than or equal to magnitude of displacement. That's obvious कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो ही दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, अदरवाइज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इससे एक और बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ चुके हो, क्योंकि आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, इसको मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी अगर डिस्टेंस नेगेटिव आए तो आप बोलोगे नो, दैट कैन नॉट बी द केस, क्योंकि अगर पार्टिकल मूव किया है तो कुछ तो चला होगा, कुछ तो पाथ बना होगा, कोई लेंथ बनी होगी, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट में ये हो सकता है कि उसका डायरेक्शन है तो नेगेटिव आएगा, तो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा होगा। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको याद रख लीजिए, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मोर जब कभी आपको ऐसा बोलेगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मॉड लगाने का मतलब मैग्नीट्यूड है, ये तभी हो पाएगा कब? इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट changing its direction। वेलोसिटी क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको आता होगा, इसलिए मैंने लिया। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है, वो भी एक ही डायरेक्शन में चलता है, अपना डायरेक्शन नहीं बदलता है। स्ट्रेट लाइन में दो डायरेक्शन हो सकती है, आगे जाने के बाद मुड़ करके पीछे चलने लगे। अगर वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलता है, इन दैट कंडीशन ओनली वी विल फाइंड कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स बराबर होने वाले हैं। अदरवाइज
distance will always be greater than the magnitude of displacement. तो अपनी लैंग्वेज को आपको प्रॉपर करना है. तो जब कभी आप कंपेयर करने की बात करें तो आप हमेशा ऐसा बोलें डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सिंपली डिस्प्लेसमेंट मत बोलें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है, फिर वो इशू बन जाएगा. सो द डिफरेंस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या कनेक्शन है वो आपको पता चल गया. क्यों बड़ा छोटा होता है, आप देख लो कि यहाँ से ए से बी जाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्टेंस के लिए आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं. स्पीड. स्पीड को जनरली हम लोग वी से लिखेंगे. ना स्पीड आगे वेलोसिटी, फिर उसके आगे एक्सेलरेशन, ये सारे चीजें जो होते हैं ना इनको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं. और दोनों डेफिनेशन को आपको समझना है, दोनों को अलग अलग समझना है और दोनों को अलग अलग तरीके से याद रखना है. तो आप कभी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में. स्पीड को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे. पहला तरीका होगा, फर्स्ट वे ऑफ डिफाइनिंग इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. So, अगर एवरेज स्पीड बोलेगा तो वी एवरेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा. एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यू से कि डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकिंग लिख सकते हो या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हो. टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. सो जब कभी एवरेज स्पीड का नाम ले तो अपने को पहले तो डिस्टेंस पता करना है. जितने टाइम में पूछा जा रहा है उतना टाइम, उतने टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया गया, दोनों का रेशियो निकालो. सिंपल सा काम है, डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आपको पता चल जाएगी. मोर ये जो एवरेज स्पीड आएगा ये स्केलर होता है, तो इसमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है. सभी एवरेज हो या फिर कोई भी हो, स्पीड ही स्केलर होता है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है. तो यूनिट और वेक्टर स्केलर वाला अपने को पता चलता रहेगा. किस तरह से दिखाते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस अपॉन टोटल टाइम डेल्टा डी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. अभी हम लोग देखेंगे कैसे पता चलेगा कि वो एग्जाम में, पेपर में या क्वेश्चन में, प्रैक्टिस में वो कैसे क्या पूछ रहा है. तो अगर वो एवरेज स्पीड बोल रहा है तो क्रिस्टल क्लियर होगा कि आपको यही करना है. कई बार वो आपको एवरेज वर्ड यूज नहीं करेगा, बोलेगा स्पीड बताइए. तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है या फिर कोई दूसरा वाला पूछ रहा है. कैसे पता चल जाएगा, डेफिनेशन से. अगर ऐसा पूछता है कि 5 सेकेंड में कितना चला, या फिर ऐसा बोलता है टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना चला, इसका मतलब हुआ कि वो हमको टाइम इंटरवल दे रहा है. टाइम इंटरवल, जब कभी टाइम इंटरवल की बात करेगा इसका मतलब हमको एवरेज बताना है. सो जब क्वेश्चन में टाइम इंटरवल पे पूछे कि स्पीड बताओ, इसका मतलब वो एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहा है. अगर एवरेज स्पीड वर्ड यूज कर लेता है, बेस्ट है, हम एवरेज स्पीड बता देंगे. तो दो तरह की लैंग्वेजेस रहेंगी, एक टाइम इंटरवल वाली रहेगी, एक इंस्टेंटेनियस वाली रहेगी. अभी हम एग्जांपल्स दोनों को करा देंगे. तो पहले समझ लेते हैं दूसरा वाला. दूसरा स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी हम लोग वी से इंडिकेट करेंगे, दोनों के लिए वी यूज करते हैं. इसको जनरली वी एवरेज लिख सकते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट, अलग अलग करने के लिए. इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया जाता है एज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज है
दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी रेट ऑफ चेंज जैसा वर्ड आता है तो हमको याद आता है डिफरेंशिएशन। तो रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन किसका, डिस्टेंस का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस को हम लोग एस से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में dt कर देंगे, ये हमारे लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। तो जब कभी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ, इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे आपने किसी कार को मूव करना ऑब्जर्व किया तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, तो किसी एक टाइम पर जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना वेलोसिटी है, स्पीड है पार्डन, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितना स्पीड है। तो किसी एक सेकेंड पर, किसी एक इंस्टेंट पर जो आप जानते हो वो होता है इंस्टेंटेनियस। और एवरेज क्या होता है, जो टाइम इंटरवल होता है, जैसे कि 2 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड तक, या 2 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड तक। तो 2 से 5 के बीच में कितना टाइम इंटरवल आया, 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स में अगर निकालना है तो वो हो गया आपका एवरेज। और अगर ऐसा बोलता है 2 सेकेंड पर बताइए, इसका मतलब वो हो गया अपना इंस्टेंटेनियस। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर पता करना होता है तो दैट्स इंस्टेंटेनियस। और किसी टाइम इंटरवल पे पता करना होता है दैट इज एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज की ये जो डेफिनेशन है वो हमेशा वैलिड रहेगी। सो जब कभी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना होगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, किसी टाइम इंटरवल पे निकालना होगा तो एवरेज वैल्यू आएगी। यहाँ पर स्पीड है तो स्पीड के बारे में बात करेंगे, आगे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन होगा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस अपने को समझने का। अगर ध्यान से देखो मैथमेटिकली दोनों में क्या रिलेशन है, तो बस रिलेशन यही है कि यहाँ पर जो डेल्टा टी है आपका, वो डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो हो गया, टाइम इंटरवल आपका जीरो हो गया। जैसे यहाँ पर टाइम इंटरवल 2 सेकंड से 5 सेकंड तक था, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल कुछ ऐसा रहा होगा, 2 सेकंड से 2.0001 सेकंड तक। तो जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं हम लोग वो बहुत कम ले रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से सेकंड की बात हो रही है, 2 सेकंड की बात हो रही है। तो आप लोगों को, आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने जब डी की बात की थी डिफरेंशिएशन की, तो बोला था कि चेंज बहुत छोटा होना चाहिए। तो डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा टी आएगा 0.00001, जो कि बहुत छोटा है। सो आप याद रख सकते हो कि जो इंस्टेंटेनियस होता है और एवरेज होता है, दोनों में अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू सिग्निफिकेंटली लार्ज होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसपे दोनों को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और उसके आगे फिर बढ़ेंगे। जैसे आपसे बोलता है कि पार्टिकल इज मूविंग, such that its speed, और स्पीड तो हम लोग निकालते हैं, such that its distance as a function of time is given by, so distance is given as like 3t square plus 2t मीटर। सो डिस्टेंस का टाइम के साथ फंक्शन दिया गया। अब आप पुराने चैप्टर से लिंक करो, सारे चैप्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे। जैसे कि फंक्शन अभी आपने पढ़ा कैलकुलस में, और अभी डिफरेंशिएशन भी देखेंगे, और आगे चल करके वेक्टर भी देखेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड, मैं कई सारे पार्ट पूछ लेता हूँ आपसे। नंबर 1, डिस्टेंस कवर्ड इन t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो पहला मैंने सिंपल क्वेश्चन रखा, अपने को ये पता करना है कि 2 सेकेंड्स में ये जो पार्टिकल आपका चल रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा।
टी हमारा सेकंड पर है और डिस्टेंस मीटर पर है। आंसर 14 मीटर आप बता रहे हो। तो अब देखोगे कैसे किसने डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस ही हमने को दे रखा है। तो डिस्टेंस अगर टाइम का फंक्शन है तो अगर इसमें हम टी की वैल्यू रख देंगे तो अपने को डिस्टेंस पता चल जाएगा, एज सिंपल एज एनीथिंग। सो डिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू, एस की वैल्यू हो जाएगी 3, टी की जगह 2 रख दीजिए, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, ये अपना आंसर हो गया। तो जिस क्वांटिटी के बारे में पूछे उसी क्वांटिटी को आपको पता करना हो तो फिर डायरेक्टली टी की वैल्यू रखते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए कोई हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है, डिस्टेंस दिया गया था, डिस्टेंस पूछा गया। So that will become 4 into 3, 12 plus 4. सही है ना? 2 to 4, 4 into 3, 12, 12 plus 4, 16 आ जाएगा। 16 मीटर। 40 नहीं आएगा, आप लोगों ने गलत आंसर दे दिया। 16 आएगा, 16 मीटर। आपसे आपको केयरफुली सुनना होगा कि हम क्या पूछते हैं या क्वेश्चन क्या पूछता है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन लर्न कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार डिफरेंशिएशन ही लगा देंगे। वी नीड टू सिंपली सी कि क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है हमको वही बताना है। उसने पूछा डिस्टेंस बताइए, तो क्या अपने को डिस्टेंस पता है? यस, डिस्टेंस टाइम का रिलेशन दिया गया है। इसका मतलब इसमें टाइम की वैल्यू रखो, अपने को आंसर मिल जाएगा। जैसे टी की वैल्यू 0 रखो, 0 में कितना डिस्टेंस आएगा? 0। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस आएगा? 5। टी की वैल्यू 1 रख दो। 2 सेकंड में कितना आएगा? वही अपने को निकालना था, तो वहां से निकल आ गया। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट इट। नो, कोई बात नहीं, होता है। अब आप फोकस करेंगे कि क्या पूछा गया है, क्या बताना है, एग्जैक्टली वही पता करेंगे। और दूसरा पार्ट में पूछता हूँ, स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आपको पूछा गया स्पीड बताइए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है ये कौन सा स्पीड पूछ रहा है। क्या ये एवरेज स्पीड है या इंस्टेंटेनियस स्पीड है? ओके, आप 14 मीटर पर सेकेंड आंसर दे रहे हो। ओके, दैट मे बी करेक्ट। सो कैन वी से कि ये जो स्पीड पूछा है उसने t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पूछा है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पूछेगा इसको, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इसका मतलब है ये जो स्पीड अपने को बतानी है, इस स्पीड की वैल्यू आएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस है। और इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना है, ये अपने को कंक्लूड हो गया। हम लोगों ने कैसे बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड? इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ds by dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। गुड। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, d अपॉन dt। अब आप डिफरेंशिएट करना लर्न कर चुके हो, इसीलिए हम लोगों ने लर्न किया था 3t स्क्वायर प्लस 2t आएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 6t प्लस 2। तो आपको स्पीड की वैल्यू ये पता चल गई। दैट मीन्स किसी भी टाइम पर आप स्पीड निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पर। यूनिट क्या आएगा? मीटर। मीटर क्योंकि डिस्टेंस ऊपर था, नीचे टाइम था, तो मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछता है टी इक्वल टू 2 पर बताइए, तो टी को 2 रख दीजिए। जैसे टी को 2 रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 2 प्लस 2, दैट बिकम्स 14 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर द टाइम ds बाई dt। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं, आप ds बाई dt निकालेंगे। ऐसा आपको पता होगा, डिफरेंशिएट करके कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पूछेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो इंस्टेंटेनियस है। हालांकि देखो इसने लिखा नहीं था इंस्टेंटेनियस है, फिर भी हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके निकाला। यही आपको लर्न करना है। एक थर्ड पार्ट पूछता हूँ, अगर इन दोनों पार्ट में कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं एक थर्ड पार्ट बताता हूँ और उसका भी आंसर हम लोग निकालेंगे। फिर आज इसको आप समझोगे और अगर कंफर्टेबल हो जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट सेज फाइंड एवरेज स्पीड, और ऐसा लिखता केवल स्पीड बिटवीन
t equal to 1 second to t equal to 2 second. तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना एवरेज स्पीड कितना स्पीड रहा वो बताना है. तो ये जो टाइम इंटरवल आपको दिया है इसका मतलब ये आपसे एवरेज जानना चाह रहे हैं. तो जैसे आपको टाइम इंटरवल मिलेगा दैट विल लेट अस नो कि ये एवरेज के बारे में बात कर रहा है. ये है टाइम इंटरवल means average speed has to be calculated. Here you cannot find the instantaneous. अच्छा, अब यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो आप? ऐसा नहीं कर सकते कि 1 सेकंड पे निकाल लो, 2 सेकंड पे स्पीड निकालो, दोनों को डिफरेंस कर दो. नो, दैट विल बिकम रॉन्ग. क्या करने का अपने को? फॉर्मूला लगाने का. हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है ना वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस पता करेंगे, टोटल टाइम पता करेंगे. टोटल डिस्टेंस कैसे निकल के आएगा? तो चेंज इन डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस के देखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन टी इक्वल टू 1 सेकेंड. 2 सेकेंड में कितना चला माइनस 1 सेकेंड में कितना चला. तो अगर दोनों का डिफरेंस करोगे तो 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस चला ये अपने को पता चल जाएगा. अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता था क्या था? 3t स्क्वायर प्लस 2t मीटर. दैट वाज गिवन. अब t की वैल्यू 2 रखो इस पे. जैसे आप 2 रखोगे तो 2 2 4 2 3 और प्लस 4 16 हो जाएगा. अभी हम लोगों ने निकाला था. 1 रखोगे तो 5 हो जाएगा. तो ये टोटल कितना हुआ? 11 मीटर चला. तो अगर आपसे पूछता है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना ट्रैवल किया, वी विल से इट हैज ट्रैवल्ड 11 मीटर. देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल इज 2, इनिशियल इज 1, सो दैट इज 1 सेकेंड. तो ये आ गया 1. तो अपना आंसर आ गया 11 मीटर पर सेकेंड. गुड. अब आपको ये समझ में आ गया कि अंतर क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है. दोनों को अपने को समझना है और दोनों के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है. नीचे हमको डेल्टा टी टाइम इंटरवल निकालना है. तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज 1 सेकेंड. तो डेल्टा टी इज 1 सेकेंड. डेल्टा एज टोटल डिस्टेंस इज 11 मीटर. सो 11 by 1 that is 11 मीटर पर सेकेंड. ओके. सो अगर वो एवरेज नहीं बोलता है तो हम किस लैंग्वेज में उसने क्वेश्चन दिया गया उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या वो एवरेज है या फिर वो इंस्टेंटेनियस है. और उसके बेसिस पे हम राइट फार्मूला को लगाएंगे. इंस्टेंटेनियस होगा तो डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे. एवरेज होगा तो टोटल माइनस टोटल डिवाइड बाय टोटल यूज करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. और आज आपने बेसिक डेफिनेशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज और इंस्टेंटेनियस लर्न किया. बिलीव मी, इसको आप अच्छे से रिवाइज करो और जो बताया गया इसी को फॉलो करो. इससे पहले क्या आप जानते थे वो एक अलग स्टोरी है. आपको क्या यूज करना है, बट आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू फॉलो दिस. आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, करेक्ट आंसर आएगा. अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे उसकी लैंग्वेज में और मिस्टेक हो सकता है. ओके, सो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं. कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे. थैंक यू फॉर द डे. सी यू टुमारो.